हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। पर ये क्वेश्चंस वो होंगे जो आपकी इन डेप्थ कंसेप्ट को भी चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को मेरी पेड लाइव क्लासेस में इनरोल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कि है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जब तक गवर्नर का कार्यकाल, जब तक गवर्नर का टर्म खत्म नहीं हो जाता तब तक गवर्नर को ऑफिस से नहीं हटाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको गवर्नर से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो इनका टर्म होता है वो 5 साल का होता है। इनको जो अपॉइंट करते हैं वो दोस्तों प्रेसिडेंट करते हैं। और ये कब तक उस ऑफिस में रहते हैं, गवर्नर के तौर पे नियुक्त रहते हैं, टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले भी उन्हें हटा सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत क्रूशल है कि टर्म ऑल्दो 5 साल मेंशन्ड है, पर ये पहले भी हटाए जा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है। और जब भी कोई गवर्नर बनाया जाता है किसी स्टेट का, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है, एड एंड एडवाइस कौन करता है इस मैटर पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि जब तक गवर्नर का टर्म खत्म नहीं हो जाता 5 साल का, तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो ये बात गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों कह रही है कि नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 years। तो वो ये क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आज गवर्नर का 5 साल का जो टर्म है वो खत्म हो जाता है, तो अब उसके बाद वो गवर्नर के तौर पे नहीं रह सकते उस ऑफिस में। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाय चांस आज मैं गवर्नर हूं और मेरा टर्म आज खत्म हो रहा है, 5 साल का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, पर अभी तक किसी और इंसान को गवर्नर नियुक्त नहीं किया गया है, तो दोस्तों मैं तब तक गवर्नर बना रहूंगा जब तक कोई और सक्सेसर, कोई और गवर्नर अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है मेरी पोजीशन पे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट भी है गलत। तो आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। अगला है दोस्तों कि इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, पर कन्वेंशन के तौर पे, एक परंपरा के तौर पे उसको फॉलो किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से ही नियुक्त होनी चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कन्वेंशन के तौर पे भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है गलत। और दूसरी स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अगर उनकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी लूज कर जाती है लोअर हाउस में। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी जो पार्टी है वो मेजोरिटी खो देती है लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा अपनी पोजीशन पे। ये ऑल्दो कहीं मेंशन नहीं है, पर एक कन्वेंशन के तौर पे इसको फॉलो किया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन 2 ओनली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, चाहे लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक प्रिविलेज जो उन्हें दिया गया है वो ये है कि अगर सेशन के दौरान, सिटिंग के दौरान कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी और के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है या उसका जो कैरेक्टर है उसको क्वेश्चन करता है, तो उनके ऊपर वो दूसरा इंसान जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता, वो डिफेमेशन का केस उनके ऊपर फाइल नहीं कर सकता। क्योंकि जो भी बातें पार्लियामेंट के दौरान, पार्लियामेंट के सेशन के दौरान कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता है, वो उसके खिलाफ डिफेमेशन या बाकी केस फाइल नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी जो उन्हें दी गई है, एक इम्यूनिटी ये दी गई है कि अगर सिविल केस की बात करें, अगर कोई सिविल केस फाइल होता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ और उसमें यह आदेश आता है कि उनको अरेस्ट किया जाए, कि उनको अरेस्ट किया जाए, तो अगर कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस दौरान उनको उस सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सेशन चलने से 40 दिन पहले तक भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और सेशन चलने के 40 दिन बाद तक भी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केसेस में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और ये जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उनको डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 105। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसकी पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर मनी बिल पास होने के बाद लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस लोकसभा में नहीं भेज सकते हैं। तो पहले कुछ बातें जानते हैं मनी बिल से रिलेटेड, जो कि है कि मनी बिल को डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 110। और मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट रिक्वायर्ड होता है इंट्रोडक्शन से पहले। उसके बाद अगर जो ये मनी बिल है वो पास होके आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो जो प्रेसिडेंट है उसको फिर से लोकसभा के पास नहीं भेज सकते कि आप इसको रिकंसिडर कर लो एक बार, कि मेरे हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो रिकंसिडरेशन के लिए मनी बिल को दोबारा लोकसभा में नहीं भेजा जा सकता है। अगर मनी बिल उनके पास आ गया है तो या तो वो उसे असेंट दे सकते हैं कि हाँ ठीक है साइन दे दें, या फिर उसे विद होल्ड कर सकते हैं, असेंट देने से इनकार कर सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड प्रेसिडेंट की। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। एक तरीके से अगर हाउस अभी सेशन में नहीं है, कोई भी सेशन नहीं चल रहा है और प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी चीज के ऊपर कानून बनाने की सख्त जरूरत है, तो अभी सेशन में पार्लियामेंट नहीं है, तो अब उसके ऊपर कानून कैसे बनाया जाएगा? तो कानून प्रेसिडेंट बना सकते हैं उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब हाउस सेशन में ना हो अंडर आर्टिकल 123, और कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर एक इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है उसके ऊपर कानून बना सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के प्रोसेस के थ्रू। पर एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही जो हाउस है वो सेशन में आ जाएगा, तो इसके ऊपर उस हाउस को या तो इसको एक्सेप्ट करना होगा या इसको रिजेक्ट करना होगा 6 वीक्स के विद इन। अपनी पहली मीटिंग जैसी होगी उस हाउस की, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर या तो वो ये ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करना होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस ला सकते हैं? जब हाउस सेशन में ना हो, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है गलत। इवन नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर हाउस सेशन में है बाय चांस, तो उस दौरान भी प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को नहीं ला सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 ओनली। दोस्तों ये बात है कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड। कोलिजियम सिस्टम क्या है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होना होता है, तो जो चीफ जस्टिस है हमारे देश के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी और कोई सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, चार सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको कंसल्ट करते हैं और फिर ये चारों और ये एक और इंसान, मतलब टोटल 5 लोग डिसाइड करते हैं कि किस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। और यही नाम फिर भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास कि हमारे हिसाब से हमारा जो कोलिजियम है 5 लोगों का, उसने डिसाइड किया है कि इनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, और प्रेसिडेंट फिर उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं। तो इस कोलिजियम में 4 सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ साथ एक सीजीआई होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये पूछ रहा था कि चीफ जस्टिस के अलावा और कितने सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कि नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो होते हैं 4। अब दोस्तों बात कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड, तो उस पे जाएं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है। अगर कोई पार्टी अपनी मेजोरिटी खो देती है हाउस में, या नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास हो जाता है और किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर नए फ्रेश जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किया जाते हैं। तो इस डिसोल्यूशन की पावर किसके पास है? इस डिसोल्यूशन की पावर है दोस्तों प्रेसिडेंट के पास। वहीं अगर हम बात करें एडजर्नमेंट की, एडजर्नमेंट का मतलब यह होता है कि जैसे आज किसी हाउस की सिटिंग है, आपने देखा होगा न्यूज में बहुत बार दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था लोकसभा में, तो जो उसके स्पीकर हैं उस पर्टिकुलर हाउस के, उन्होंने उसको हाउस को एडजर्न कर दिया है। एडजर्न का मतलब ये होता है कि टाल दिया है कि नहीं अब ये जो हाउस है ये 2 बजे से चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला हुल्ला हो रहा था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो एडजर्नमेंट की पावर होती है उस पर्टिकुलर हाउस के स्पीकर के पास। तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है? प्रेसिडेंट के पास है पावर
हाउस को डिसॉल्व करने की। और कौन सा हाउस डिसॉल्व होता है? लोकसभा डिसॉल्व होता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। अब दोस्तों बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो कि है कि अगर प्रेसिडेंट जो है उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो रिजाइन कर जाते हैं, या फिर किसी और रीजन की वजह से कोई भी इंसान इस समय प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। मतलब अगर आज कोई वैकेंसी जनरेट हुई है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक और बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। मतलब एक तरीके से ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। पर अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वैकेंसी जनरेट हुई है प्रेसिडेंट की पोस्ट में, तो उस समय वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो उनकी जगह डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे राज्यसभा के, वो एज अ चेयरमैन एक्ट करते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कह रही थी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो वो उस दौरान भी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट और फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है दोस्तों ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ही, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हाउस सेशन में नहीं होता तभी ऑर्डिनेंस लाई जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट कह रही है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन promulgate ordinance at any time except when both the houses are in session। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाउस जब सेशन में नहीं होंगे तो उस दौरान कभी भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ओनली। अब दोस्तों बात करें पंचायत की। अगर कि बाय चांस किसी विलेज पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसके इलेक्शंस कितने समय के अंदर अंदर हो जाने चाहिए? तो उसके इलेक्शन दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। अगर प्रेसिडेंट की भी बात करें एग्जांपल के तौर पे, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई वैकेंसी आ जाती है तो नए प्रेसिडेंट का चुनाव उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।